अस्सलाम वालेकुम। तो ये पेपर है हमारे पास ज़ूलॉजी का SRE मजीद का, और ये सेकेंड ईयर का पेपर है। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि लोकोमोशन जो एप्स के अंदर होती है वो क्या कहलाती है। तो लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से मूव करना दूसरी जगह पे। एक होती है मूवमेंट के, जिसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मूव करे। ये प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। प्लांट एक जगह पर फिक्स होते हैं, तो उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी फिक्स हो जाती है एक जगह पे। सो दिस टाइप ऑफ ये जो कहलाती है ये मूवमेंट कहलाती है। ये प्लांट्स के अंदर भी होती है, कुछ एनिमल्स के अंदर भी होती है। बट एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिकली लोकोमोशन होती है कि जिसमें पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह मूव करती है। तो एप्स के अंदर इस टाइप की लोकोमोशन जो है उसको क्या कहते हैं, तो ये प्लांटीग्रेड कहलाती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये प्लांटीग्रेड कहलाती है। इसमें होता यह है कि वो एनिमल्स के जो अपने सोल के ऊपर, जिस तरह हम अपने सोल के ऊपर मूव करते हैं, तो वो आई थिंक प्लांटीग्रेड कहलाती है। जो अपने डिजिट्स के ऊपर, उंगलियों के बल चलते हैं, वो डिजिटीग्रेड कहलाती है। और जो हूफ्स के ऊपर चलते हैं, जैसे घोड़े वगैरह होते हैं, वो अपने हूफ्स के ऊपर चलते हैं, तो वो अंगुलीग्रेड कहलाती है। बट काइंडली कंफर्म दिस। नाउ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है हमारे पास, उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों आते हैं। इसमें एक नहीं है, बल्कि एक्टिन भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अंदर आती है और मायोसिन भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अंदर आती है। ये दोनों जो है ये मसल्स के अंदर पाई जाते हैं। एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सर मसल्स वो होते हैं जो जॉइंट को क्लोज करवाते हैं। किसी भी जॉइंट को क्लोज करवाने वाले फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, जो बोन्स को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं। तो ये अगर किसी का आर्म है, ठीक है, ये किसी का आर्म है, तो यहाँ पे जो मसल होगा ये फ्लेक्सर मसल होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाथ है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के करीब आएगा। तो यहाँ की बोन और यहाँ की बोन ये एक दूसरे के करीब आ रही है, और ये जो जॉइंट है ये क्लोज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल। तो फ्लेक्सर मसल्स के अंदर आपके बाइसेप्स आ जाते हैं। बाइसेप्स जो है ये जो मसल्स होते हैं यहाँ पे आर्म के ऊपर, ये बाइसेप्स मसल कहलाते हैं। ये फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। और इसी के ऑपोजिट यहाँ पे जो मसल लगे होते हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पार्ट इससे दूर जाएगा, यानी बोन्स एक दूसरे से दूर जाएंगी और जॉइंट जो है वो ओपन होगा। तो ये एक्सटेंसर मसल्स कहलाते हैं। नाउ एग मैच्योरेशन एंड यूट्राइन प्रिपरेशन जो है उसे क्या कहते हैं। तो एग मैच्योरेशन जो है ये ओवरी के अंदर होती है, तो ये ओवेरियन साइकिल कहलाती है। और यूट्राइन प्रिपरेशन जो होती है ये यूट्रस के अंदर प्रिपरेशन होती है, यूट्राइन साइकिल कहलाती है। तो इन्हें कलेक्टिवली मिलाकर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। मेन के अंदर अराउंड 10 वीक्स जो है वो इसको लगते हैं। 10 वीक्स जो है 2.5 मंथ्स जो है इसे हम कहते हैं। तो 10 वीक्स जो है ये लगते हैं और इसके अंदर ये कंप्लीट होती है 2.5 मंथ्स। हाँ, 2.5 मंथ्स। ना कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज जो है दे आर रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। तो कुशिंग सिंड्रोम जो है उसके अंदर एक्सेसिव हार्मोन एक प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होता है, बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है, तो वो कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है। और एडिसन डिजीज़ जो है वो एक हार्मोन की कमी की वजह से होती है। तो वो कौन सा हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से आता है हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। तो कॉर्टिसोल की कमी अगर होगी तो एडिसन डिजीज़ होगी, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लो ब्लड शुगर होती है, लो ब्लड प्रेशर्स होते हैं, वीकनेस होती है। और कुशिंग सिंड्रोम हाई कॉर्टिसोल की वजह से होता है ना। फिश जो है वो उसमें कौन सी मेम्ब्रेन होती है, तो ये हमारे पास 2-3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनमें जो कॉमन मेम्ब्रेन है वो एमनियन है। इसी की बेसिस के ऊपर एमनियॉट्स और एनेमनियॉट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो उनमें एमनियन पाई जाती है, लेकिन कोरियन और एलेंटॉइस जो है ये मौजूद नहीं होती, ये आगे एडवांस एनिमल्स के अंदर होती है। दी हार्मोन इन्वॉल्व इन लैक्टेशन इज द रिलीज ऑफ मिल्क। एक हार्मोन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन लैक्टेशन यानी रिलीज ऑफ मिल्क के लिए, नर्सिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑक्सीटोसिन है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये आपके सॉल्ट इंटेक की वजह से, एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक की वजह से, एग्रेसिव पर्सनैलिटीज़ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से होता है। एनीमिया जो है ये आपके आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, और डायरिया के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। सो गैमेट्स का बनना जो है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेटोफाइट असल में वो बॉडी होती है कि जिसके अंदर गैमेट्स जो है वो फॉर्म होता है। प्लांट्स के अंदर ये होते हैं। नाउ एज एलिमेंट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। अच्छा, एज एलिमेंट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स और ग्लैंड्स आर। अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन मेरी समझ नहीं आ रही क्या कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके रिसेप्टर्स होते हैं,
रिसेप्टर्स होते हैं, उससे लेके जाने वाले सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स इसे लेकर जाते हैं और ये इसे इंटर न्यूरॉन के हवाले करते हैं। ठीक है, इंटर न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन के हवाले करते हैं और यहाँ पे आके इफेक्टर होता है। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें रिसेप्टर भी पाया जाता है, उसमें इफेक्टर भी पाया जाता है। कलेक्टर्स तो नहीं होता कुछ, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, तो थायरॉइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट जो है उसको गोइटर कहते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म का मतलब ये होता है कि थायरॉइड हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा हैं। जब थायरॉइड हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, ट्रेमर्स होते हैं, हाथ पैर कँपकँपाते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। हाइपरथायरॉइडिज्म मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। तो उसमें से एक बीमारी जो होती है उसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, जिसके अंदर आइज़ जो है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, जिसको एक्सोप्थेलमोस कहता है। इन मेन देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो मेन और वुमेन के अंदर डिफरेंट नहीं होता, दोनों के अंदर सेम होता है। 12 पेयर्स जो है वो क्रेनियल नर्व्स के होते हैं और 31 पेयर्स जो है वो स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। Now hunger, blood pressure and thirst they are controlled by cerebellum जो है ये हायर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। डिफरेंट आपके मसल्स जो हैं, डिफरेंट मेमोरी जो है आपकी मेमोरी हो गई आपकी, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एसोसिएशन हो गई, सेंसेशंस जो है वो फाइनली यहाँ पर जाती हैं। सेरिबेलम जो है वो मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम जो है ये आपकी ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्रेन स्टेम से थर्स्ट है, ब्लड प्रेशर है, हंगर है, ये सारे कंट्रोल होता है। मेडला यहाँ पे मौजूद होता है जो वाइटल सेंटर होता है, वाइटल रिफ्लेक्सेस जो है उनका सेंटर होता है। ब्रीदिंग आपकी यहाँ से कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर यहाँ से कंट्रोल होता है। न्यूट्रिशन इन सार्कोडीना इज, तो सार्कोडीना जो है हमारे पास वो फाइलम प्रोटोजोआ की क्लास होती है, जिसके अंदर कोई ख़ास जो है ना वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। सो अमीबा इसकी एग्जाम्पल के अंदर आता है। इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है कि जिसके अंदर ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें इंजेक्शन आता है, जिसमें फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लाया जाता है, देन डाइजेशन होती है, देन एब्जॉर्प्शन होती है, देन एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन के अंदर यूटिलाइज होता है वो एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, एंड देन एक्सक्रीशन होती है। तो ये हमारे अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। तो सार्कोडीना के मेंबर्स के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। ना फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गन्स का बनना जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। ये स्टार्ट होता है आपका जाइगोट फॉर्मेशन से। जाइगोट के अंदर फिर डिवीजन होती है जिसको हम क्लेवेज कहते हैं। उसके बाद एक बॉल बनती है जिसे मारोला कहते हैं। मारोला के बाद ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है। ब्लास्टुला 2 लेयर्स का होता है, गैस्ट्रुला 3 लेयर्स का होता है, और उसके बाद इस गैस्ट्रुला से ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर क्लेवेज इन हैन एग आर कॉल्ड, मैंने आपको बताया कि जाइगोट के बाद क्लीवेज होता है, उसके बाद मारोला बनता है, और मारोला के बाद एक लेयर बनती है जिसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ब्लास्टुला जो है इसके ऊपर एक लेयर होती है जो इरेगुलर क्लीवेज से बनती है। तो ये ब्लास्टोडर्म होता है। ब्लास्टोडर्म से फिर आगे जाकर मीजोडर्म और एंडोडर्म और एक्टोडर्म बनती है। ना नेक्स्ट स्टेज इन डेवलपमेंट आफ्टर मारोला, तो अगेन वही इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था। सो फर्स्ट स्टेज इज जाइगोट, देन क्लीवेज, देन मारोला, देन ब्लास्टुला। तो उन्होंने मारोला के बाद पूछा हुआ है, तो मारोला के बाद ब्लास्टुला आता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला आता है, और गैस्ट्रुला के बाद म्यूरुलेशन होती है। ना डैश सर्व्स एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन एम्ब्रियो एंड इट्स मदर, सो एम्ब्रियो और उसकी मदर के दरमियान जो सप्लाई लाइन है वो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। इस तरफ जो है सो ये बेबी है, ठीक है, और ये मदर का कनेक्शन है, दिस इज प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा है, ये बेबी है, और इनके दरमियान ये जो सप्लाई लाइन है दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ना एंड ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन फीमेल, तो स्टार्ट ऑफ फर्टिलिटी जो है वो मिनार्की कहलाती है, और एंड ऑफ फर्टिलिटी जो है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। सो यहाँ पे ये एमसीक्यूज खत्म हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे, चूँकि जोलॉजी का पेपर है तो इसमें रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। ना पहले क्वेश्चन है कि वाई सेल श्रिंक्स व्हेन पुट इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की जब भी हम बात करते हैं तो हम दो सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक सॉल्यूशन है कि जो हाइपरटोनिक है, तो ये सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक है, इसका मतलब ये है कि मैं इस सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहा हूँ सेल के साथ। तो ये सेल मैंने डाल दिया इसमें। तो अगर सॉल्यूशन जो है वो हाइपर है, मैं एरो ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ये वाला ये सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने एक हाइपोटोनिक सेल जो है वो डाला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। अब वो पूछने कि ये श्रिंक क्यों होगा, तो इसके बाद आसान सा जवाब है,
जो हाइपोटोनिक है उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो कम है और वाटर जो है वो ज़्यादा है, और जो हाइपरटोनिक है उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है। ठीक है, वाटर हमेशा मूव करता है, जहाँ वाटर ज़्यादा होता है वहाँ से वाटर कम की तरफ, तो वाटर मूव करेगा यहाँ से यहाँ, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर से निकल के इस सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और जाहिर है जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई चूँकि सेल को आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो वाटर पोटेंशियल आपका सेल का जो है वो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फ्री वाटर ज़्यादा है और इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है, और वाटर हमेशा मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, तो सेल का वाटर जो है वो निकल के इस सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, दैट इज़ वाई वो श्रिंक हो जाएगा। मरीन प्रोटोजोआ जो हैं दे डू नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इसी से समझ आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये एक्सेसिव वाटर को स्टोर करने के काम आता है। अब हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्यूट जो है वो कम है, फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्यूट कम है और वाटर जो है वो ज़्यादा है। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये फ्रेश वाटर के अंदर है, तो फ्रेश वाटर के मुकाबले में इसका अंदर का सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो चूँकि बाहर पानी ज़्यादा है, इसके अंदर पानी कम है, तो पानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर एक्सेसिव वाटर आएगा। जब एक्सेसिव वाटर आएगा तो इसको एक्सेसिव वाटर को जमा करने के लिए एक अदद स्ट्रक्चर चाहिए होगा, वो स्ट्रक्चर कहलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर ये एक्सेसिव वाटर इसके अंदर ना स्टोर करे तो ये सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन जो होते हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, बिकॉज उनके पास एक्सेस वाटर आ रहा होता है, क्योंकि वो हाइपरटोनिक होते हैं फ्रेश वाटर के मुकाबले में। जबकि मरीन वाटर जो होता है वो इटसेल्फ हाइपरटोनिक होता है। तो मरीन वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो हाइपो होगा, यानी उसके अंदर से पानी बाहर जा रहा होगा, तो उसके पास चूँकि एक्सेस वाटर आ ही नहीं रहा तो उसे स्टोर करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है। मसल फटीग क्यों होते हैं? बिकॉज जैसे जैसे एक्सरसाइज चल रही होती है ऑक्सीजन जो है वो उतनी नहीं पहुंच पाती मसल्स तक जितनी की ज़रूरत होती है, तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टेट प्रोडक्शन होती है। लैक्टेट प्रोडक्शन की वजह से मसल्स जो हैं वो फटीग हो जाते हैं। क्रैम्प्स क्यों होते हैं? क्रैम्प्स क्रैम्प्स एक टाइप की एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। हमारी नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। इलेक्ट्रोलाइट्स की एबनॉर्मेलिटी जब होती है तो मसल जो है वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी हो सकता है, लो ब्लड शुगर की वजह से। Why pituitary gland is not called as master gland now? Previously master gland इसलिए कहा जाता था बिकॉज उसका इन्फ्लुएंस होता था, ये कंट्रोल करता था डिफरेंट ग्लैंड्स को, बट अब ये पता लगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इटसेल्फ कंट्रोल होता है किससे? हाइपोथैलेमस से। तो अब इसका जो मास्टर ग्लैंड वाला टाइटल है वो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक सिंपल से एग्जांपल, थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है T3 T4, ठीक है, T3 और T4 रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, लेकिन थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए होता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से थायराइड ग्लैंड को। बट पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए चाहिए होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, और ये TRH जो आता है ये आता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है, ये आता है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस जो है वो सबसे ऊपर है, जो कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी पर, देन पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा होता है डिफरेंट ग्लैंड्स को। मेजर फेजेस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के? ये आपके फॉलिकुलर फेज है और ओव्यूलेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज है। नाउ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म? अच्छा, ये प्लांट एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें एक तरह के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है इसमें एक स्पर्म जाके जो है वो ओवम से फ्यूज़ होता है, जो कि बनाता है जाइगोट, और उससे आगे जाकर एम्ब्रियो बनता है, और दूसरा जो है आपका दूसरा स्पर्म जो है वो जाके फ्यूजन न्यूक्लियस से मिलता है, जिससे जाके एंडोस्पर्म बनता है।
तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के अंदर एक फ़र्क तो ये हो गया कि एम्ब्रियो जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, उसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, उसके अंदर 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। एम्ब्रियो जो है उससे आगे जाकर एम्ब्रियो जो है वो आपका इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉर्म कर सकता है, जबकि एंडोस्पर्म जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर वो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है डीएनए की जो होनी चाहिए थी। एम्ब्रियो जो है वो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर, जबकि एंडोस्पर्म जो होता है वो स्टोर्ड फूड के तौर पे काम करता है। डिफरेंस बिटवीन मोरुला एंड ब्लास्टुला, तो मोरुला फर्स्ट स्टेज होता है आफ्टर क्लीवेज और ब्लास्टुला सेकेंड स्टेज होता है। मोरुला जस्ट एक सेल्स की बॉल होती है जिसमें डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स नहीं होते, मतलब एक ही तरह के सारे सेल्स होते हैं, जबकि ब्लास्टुला के अंदर जो है वो 2 डिफरेंट लेयर्स के अंदर हमारे पास सेल्स फॉर्मेशन हो जाती है। मेन फंक्शंस ऑफ द लिवर, देयर आर मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द लिवर, जिसमें होम्योस्टैटिक फंक्शंस भी आते हैं, अदर स्टोरेज के फंक्शंस भी आते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। ऑर्निथीन साइकिल यूरिया साइकिल भी कहलाती है, ये अमोनिया को कन्वर्ट करती है यूरिया के अंदर। अमोनिया या तो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, डीअमाइनेशन से, यानी अमाइनो एसिड में से आपने अमाइनो ग्रुप निकाल दिया तो उससे अमोनिया बनता है, या फिर बॉडी के अंदर कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कन्वर्ट करना होता है यूरिया के अंदर, तो वो ऑर्निथीन साइकिल से होता है। द नेम्स ऑफ बोन्स ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, एक पेक्टोरल गर्डल होता है, एक पैल्विक गर्डल होता है। पेक्टोरल गर्डल शोल्डर गर्डल कहलाता है, इसमें क्लेविकल आती है और स्कैपुला आ जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स सेक्शन, ठीक है। डिफरेंस जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, आसान है, एंड एक्सप्लेन लोकोमोशन एंड पैरामीशियन, ठीक है। स्केलेटल मसल, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन फीमेल, रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये 5th चैप्टर के अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के जरिए बताया गया। जेरोंटोलॉजी, एजिंग की स्टडी, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन ऑफ एजिंग, हाउ डज अ जेलीफिश, अर्थवर्म, स्टारफिश मूव, इजी एक्सप्लेन द हार्मोन एक्शन, ठीक है।